बेटा तो शुरू से ही उनसे दूर रहा था, पहले पढ़ाई के कारण हॉस्टल में और फिर बाद में नौकरी के कारण दूसरे शहर में। नेहा बेटा ज़रा ड्राइंग रूम की टेबल पर रखी मैगज़ीन देना, पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। उमा शंकर ने अपने कमरे से आवाज़ लगाई। आराम से कुर्सी पर वह लगभग लेटे ही हुए थे और खुद उठकर बाहर जाने का उनका मन नहीं हुआ। पता नहीं क्यों आज इतनी उदासी हावी है। खालीपन तो पत्नी के जाने के बाद से उनके अंदर समा चुका है, पर कट गई थी जिंदगी बच्चों को पालते हुए। शांता की तस्वीर की ओर उन्होंने देखा। बाहर ड्राइंग रूम में नहीं लगाई थी उन्होंने वो तस्वीर, उसे अपने पास रखना चाहते थे, वैसे ही जैसे इस कमरे में वो उनके साथ रहा करती थी जाने से पहले। नेहा तो उनकी एक आवाज़ पर बचपन से ही दौड़ दौड़ कर काम करने की आदी है। शांता के गुजर जाने के बाद वह उस पर ही पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। बेटा तो शुरू से ही उनसे दूर रहा था। एक सहज रिश्ता या कहें कंफर्ट लेवल उसके साथ बन नहीं पाया था। हालांकि जब भी आता पापा की हर चीज़ का ख्याल रखता था, ज़रूरत की चीज़ें जुटाकर जाता था ताकि पापा और नेहा को कोई परेशानी ना हो। बेटे ने जब भी उनके पास आना चाहा, न जाने क्यों वह एक कदम पीछे हट जाते थे। एक अभूत सी दीवार खींच दी थी उन्होंने। किसी शिकायत या नाराज़गी की वजह से ऐसा नहीं था और कारण वो खुद भी समझ नहीं पाए थे और न ही बेटा। शांता की मौत की वजह वो नहीं था, फिर भी उन्हें लगता था कि अगर वो उन छुट्टियों में घर आ जाता तो शांता कुछ दिन और जी लेती। हॉस्टल में फुटबॉल खेलते हुए उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था और उसके लिए यात्रा करना असंभव सा था। छोटा ही तो था, छठी क्लास में, घर से दूर था, इसीलिए चोट लगने पर घबरा गया था। बार बार उसे बुखार भी आ रहा था और अकेले भेजना संभव नहीं था। और उमाशंकर शांता को ऐसी हालत में नन्ही नेहा के भरोसे उसे लेने भी नहीं जा सकते थे। ये मलाल भी उन्हें हमेशा सताता रहा कि काश वो चले जाते तो माँ जाते जाते अपने बेटे को देख तो लेती। वो 2 साल कैंसर से जूझ रही थी, तभी तो तरुण को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया गया था। यही तय हुआ था कि 2 साल बाद जब नेहा 5वीं जमात में आ जाएगी उसे भी हॉस्टल भेजेंगे। आखिरी दिनों में नेहा को सीने से चिपकाए शांता तरुण को ही याद करती रही थी। तरुण ने भी बड़े होने के बाद नेहा से कहा था, पापा मुझे लेने आ जाते या किसी को भेज देते तो मैं माँ से मिल तो लेता। नेहा जो समय से पहले ही बड़ी हो गई थी, इस कारण से हमेशा बचने की ही कोशिश करती थी। बेकार में दुख को और क्यों बढ़ाया जाए। किसकी गलती थी, किसने क्या नहीं किया, इसी पर अगर अटके रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। माँ को तो जाना ही था। दोष देने और खुद को दोषी मानना फिजूल है। तभी से वह उन दोनों के बीच की कड़ी बन गई थी, चाहे अनचाहे पापा को लेकर। हालांकि तरुण ने कभी भी विरोधात्मक रवैया नहीं रखा था और न ही नेहा को लेकर कोई देश था मन में। भाई बहन में खूब प्यार था और एक सहज रिश्ता भी। रूठना मनाना, लड़ाई झगड़ा और अपनी बातें शेयर करना जैसा कि आम भाई बहन के बीच होता है, लेकिन पापा और भाई की यही कोशिश रहती कि उसके द्वारा एक दूसरे तक बात पहुंच जाए। यह कहना गलत ना होगा कि नेहा पापा और भाई के बीच एक सेतु का काम करती थी। उसके माध्यम से अपनी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना उन दोनों को ही आसान लगता था। कभी कभी नेहा को लगता था कि उसकी वजह से ही पिता पुत्र 2 किनारों पर छिटके रहे। वह ऐसी नदी बन गई जिसकी लहरें दोनों किनारों पर जाकर बहाव को यहाँ वहाँ धकेलती रहती हैं, लेकिन दोनों किनारों के बहाव को चाह कर भी आपस में एक कर पाने में असमर्थ रही। बचपन की बात अलग है, तब उसे उन दोनों के बीच माध्यम बनने में बहुत आनंद आता था। लगता था कि वह बहुत समझदार है। माँ भी बहुत हंसा करती थी कि देखो छुटकी को बड़ा मनने में कितना आनंद आता है। अरे अभी से क्यों इन पछड़ों में पड़ती है, बड़े होने पर तो जिम्मेदारियों के भारी भारी बोझ उठाने ही पड़ते हैं, वो अक्सर कहती। लेकिन उसे तो पापा और भाई दोनों पर रोब झाड़ने में बहुत मज़ा आता था।
पर अब जिंदगी और रिश्तों के मर्म को समझने के बाद उसे एहसास हो चुका था कि उसका माध्यम बने रहना कितना गलत है। दूरियां तभी खत्म होंगी जब वो बीच में नहीं होगी, पर उसके बिना जीने की कल्पना दोनों ने ही नहीं करना चाहते थे। नदी बस निर्विघ्न बहती रहे तो रिश्ता सूखेगा नहीं। आवाज़ लगाने के बाद उमाशंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ। नेहा तो अब है ही नहीं यहाँ। ये लीजिए पापा जी। अनुभा ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी मैगजीन लेकर तुरंत उनके कमरे में उपस्थित हो गई। पापा जी और कुछ चाहिए? उसने बहुत ही शालीनता से पूछा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, होगा तो खुद ले लूँगा। भूल गया था पल भर को कि नेहा नहीं है। तिरस्कार, कटुता, क्रोध मिश्रित तीक्ष्ण स्वर और चेहरे पर फैली कठोरता, इस तरह की प्रतिक्रिया और व्यवहार की अनुभव को आदत हो गई है अब। पापा उससे सीधे मुंह बात नहीं करते, कोई बात नहीं, पर वह अपना फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं हटती। अनुभव समझती है कि नेहा की कमी उन्हें खलती है, इसीलिए बहुत खिन्न रहने लगे हैं। आखिर बरसों से नेहा पर निर्भर रहे हैं। वो उनकी हर आदत से परिचित है, जानती है कि उन्हें कब क्या चाहिए। रिटायर होने के बाद से तो वो छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ही उखड़ने लगे हैं। शुरुआत में अनुभव को बुरा लगता था, पर अब नहीं। शादी हुए 1.5 साल ही हुए हैं और 1 साल से नेहा यहाँ नहीं है। पता नहीं क्यों दूसरे शहर की नौकरी को उसने प्राथमिकता दी, जबकि यहाँ भी ऑफर थे उसके पास नौकरी के। कुछ तो वह इसकी वजह समझती थी। नेहा कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करती थी। अनुभा ने तब मन ही मन उसे सराहा भी था, पर उसके जाने की बात वह सहम भी गई थी। कैसे संभालोगी वो घर को? पिता पुत्र के बीच पसरे ठंडेपन को कितने कम शब्दों में संवाद होता है। बाप रे, वो तो अपने पापा से इतनी बातें करती थी कि सब उसे चैटर बॉक्स कहते थे। उसका भाई भी तो पापा से ही चिपका रहता है और माँ दिखावटी गुस्सा करती है कि माँ से तो तुम दोनों को कोई लगाव ही नहीं है, पर भीतर ही भीतर बहुत खुशी महसूस रहती है। बच्चों का पिता से लगाव होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माँ से प्यार और आत्मीयता का संबंध सहज है और स्वाभाविक ही होता है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करने पड़ते। उस पर ठहरी वो एक विजातीय लड़की बेटे ने लव मैरिज की, यह बात भी पापा को बहुत खटकती है। अनुभा जानती है वो तो नेहा ने स्थिति को संभाल लिया था, वरना तरुण उसे लेकर अलग हो जाने पर आमादा हो गया था। दोनों के बीच सेतुबंद रिश्तों पर किसी तरह पैबंद लगा दिया था। अनुभा की शादी के बाद नेहा पर बिल्कुल निर्भर थी। ननद भाभी से ज़्यादा उनके बीच दोस्त का रिश्ता अधिक था। जब उसने तरुण से शादी करने का फैसला लिया था तो माँ के मन में आशंकाएं थी। इतने समय से नेहा ही घर संभालती आ रही है, पूरा राज है उसका, कहीं वो तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित न कर दे। तरुण भी तो उसकी कोई बात नहीं टालता है, जबकि उससे छोटी है, कहीं सास बनने की कोशिश न करे। संभल कर रहना और अपने अधिकार न छोड़ना। कुंवारी ननद वैसी भी जी का जंजाल होती हैं। अनुभव को ना तो अपने अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ा और न ही उसे लगा कि नेहा निरंकुश शासन करना चाहती है। हनीमून से जब वे लौट कर आए थे और सहमे कदमों से जब अनुभव ने रसोई में कदम रखा था, तो घर की चाबियां का गुच्छा उसे थमाते हुए नेहा ने कहा था, भाभी संभालो अब अपना घर, बहुत निभा ली मैंने जिम्मेदारियां, थोड़ा मैं भी जी लूँ। अरुण को पापा को जैसे चाहे संभालो, पर मुझे मुक्ति दे दो। आपकी सहायता करने को हमेशा तत्पर रहूँगी। ऐसे टिप्स भी दूंगी जिनसे आप इन दोनों मिसाइलों से निपट भी लेंगी। बचपन से बड़े पैतरे अपनाने पड़े हैं तो सब दिमाग में रजिस्ट्रेड हो चुके हैं। सब आपको दे दूंगी ताकि मेरा दिमाग खाली हो और उसमें कुछ नई और फ्रेश चीज़ें भरे। मुस्कुराते हुए जिस अंदाज से नेहा ने कहा था, उससे अनुभव को जहां हंसी आ गई थी, वही सारा भय भी दूर हो गया था। नाहक की कुंवारी नंदों को बदनाम किया जाता है, उनसे अच्छी सहेली और कौन हो सकती है ससुराल में।
उसके बाद नेहा ने जैसे एक बैक सीट ले ली थी और अनुभा ने मोर्चा संभाल लिया था। पापा को अनुभा को दिल से स्वीकारने और बेटी जैसा सम्मान व स्नेह मिलने के लिए नेहा को यही सही लगा था कि वो एक दूरी बना ले। इससे नेहा पर पापा की निर्भरता कम होगी, साथ ही अनुभव को वह समझ पाएंगे और तरुण को भी। सेतु नहीं होगा तो खुद ही संवाद स्थापित करना होगा उन दोनों को। भाभी, आप उन दोनों के बीच सेतु बनने की गलती मत करना। आपको बहुत कुछ नज़रअंदाज करना होगा। बेशक इन लोगों को लगे कि आप उनकी उपेक्षा कर रही हैं, नेहा ने कहा था तो अनुभा ने उसका माथा चूम लिया था। 2 से 3 साल की तो छोटी है उससे, पर एक ठोस संबल उससे भी चाहिए होता ही होगा। लाओ तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ, अनुभा ने कहा था तो नेहा झट से अपने लंबे बालों को खोलकर फर्श पर बैठ गई थी। कोई पैम्पर करे तो कितना अच्छा लगता है। तब अनुभा ने उसे अपनी गोदी में लिटा लिया था। भाभी, लगता है मानो माँ की गोद में लेटी हूँ। तरस गई थी इस लाड के लिए। लोगों को लगता है कि घर की सत्ता मेरे हाथ में है, इसीलिए मैं खुशनसीब हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि रोके टोके, पर उन्हें कौन समझाए कि रोकना टोकना, प्रतिबंध लगाना या डांट सुनना कितना अच्छा लगता है। तब यह नहीं लगता कि हम किसी जिम्मेदारी के नीचे दबे हैं। दूरियां कभी भी कितनी अच्छी हो सकती हैं। अनुभव को एहसास हो रहा था नेहा के जाने के बाद उसे बहुत दिक्कतें आई। पिता पुत्र के बीच अक्सर छाया रहने वाला मौन व्रत, बात बात पर पापा का उसे अपमानित करना, उसकी गलतियां निकालना और विजातीय होने के कारण उसकी सही बात को भी गलत ठहरा देना। अनुभा ने भी ठान लिया था कि वो कभी पापा की बात को नहीं काटेगी। अपमान का घूंट पीना उसके लिए कोई आसान नहीं था, पर तरुण और नेहा के सहयोग से उसने धैर्य की कुछ घुट्टी यहाँ पी ली थी और कुछ वो अपने साथ सहनशीलता को एक तरह से दहेज में ही ले आकर आई थी। माँ ने यह पाठ बचपन से पढ़ाया था, क्योंकि वो इतना तो जानती थी कि चाहे आप कितना ही क्यों ना पढ़ लिए जाए, कितने ही पुरुषों से आगे क्यों ना निकल जाएं, सहनशीलता की आवश्यकता हर मोड़ पर पड़ती है। गृहस्थी चलाने के लिए शायद इसे वो परंपरा ही मानती थी। वो चुपचाप पापा के सारे काम करती, समय पर उनको खाना देती, दवा देती और सुबह शाम सैर करने के लिए जिद करके भेजती। वो कुछ अलग नहीं कर रही थी, ऐसा तो वो अपने मायके में भी करती थी। केवल रिश्तों का नाम यहाँ अलग हो गया था, पर रिश्ता तो वही था, पिता का। उससे गलतियाँ होती थीं, स्वाभाविक ही है। तो क्या हुआ? नेहा कहती, ज़्यादा मत सोचो भाभी, बहुत गड़बड़ हुई तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगी नहीं। ये मत सोचना कि मैंने अपनी आज़ादी पाने के लिए यह कदम उठाया। मैं तो केवल आपको उस घर में आपका अधिकार दिलाना चाहती हूँ। पापा को थोड़ा सक्रिय भी होना पड़ेगा, वरना जंग लग जाएगी उनके शरीर में और फिर मन में। असहाय और अकेले होने की भावना से खुद को ही आहत कर रहेंगे और दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। हर काम के लिए उन्हें मन की उदासी से निकलकर पहले खुद के लिए और फिर दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। अपने को दोषी मानकर और आत्म प्रताड़ना और खुद पर दया करते रहना उनका स्वभाव सा बन गया था। हम केवल मदद कर सकते हैं, पर निकलना उन्हें खुद ही होगा, फिर चाहे उन्हें कुछ झटके ही क्यों न देने पड़े। आसान नहीं है, पर भाभी अब तो मुझे भी वो फ़ोन पर बहुत कुछ सुना देते हैं। अब थोड़ी कम थकान महसूस करती हूँ, पर आपको थकाने के लिए सॉरी। चलो भैया से थकान उतरवा लेना। हंसी थी वो ज़ोर से, तो अनुभा के चेहरे पर लाली छा गई थी। जब रोज़ एक ही स्थिति से गुजरना पड़े तो वो आदत बन जाती है और फिर खलती भी नहीं। उमा शंकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। देख रहे थे कि बेटा बहू उनका कितना ध्यान रखते हैं। बेटे के साथ संवाद बढ़ गया था, क्योंकि अनुभा ने सेतु बनने से साफ मना कर दिया था। फिर नाराज़गी करे तो भी किस बात पर? कब तक बेवजह नुक्स निकालते रहेंगे? जब वो पार्क में सैर करने जाते हैं तो देखते सुनते हैं कि
बूढ़े माँ बाप के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं बेटा और बहू। कुछ तो खाने के लिए तरसते हैं रहते हैं, ना समय पर खाना मिलता है ना दवा, और पैसे के लिए भी हाथ फैलाते रहो। महानगरीय जीवन की त्रासदी से अवगत हैं वो। भाग्यशाली हैं कि उनकी दशा सुखद है। पेंशन का पैसा बैंक में ही पड़ा रहता है, जब जो चाहे खरीद लेते हैं, खर्च कर लेते हैं। तरुण तो एक बार कहने पर ही सारी चीज़ें जुटा देता है। नेहा नहीं है, तब भी जिंदगी मज़े से कट रही है उनकी। जब इंसान आत्ममंथन करने लगता है तो दिमाग में लगे जाले साफ होने लगते हैं। पिता पुत्र के बीच खिंची दीवार धीरे धीरे ही सही दरकने लगी थी। बहू बेटी नहीं बन सकती, यह मानने वाले उमाशंकर उसे बहू का दर्जा देने लगे थे। उसके विजातीय होने के बावजूद नेहा ने जो दूरियां बनाई थी, वे अनुभव को तरुण को उनके पास ला रही थी। नेहा उमाशंकर ने जैसे ही आवाज़ लगाई तो उसे गले में ही रोक लिया। कमरे में भीतर ही सिमट गया नेहा का नाम। अनुबा, मैं आज शाम को खिचड़ी ही खाऊंगा, साथ में सूप भी बना देना, अगर दिक्कत ना हो तो। रसोई के दरवाजे पर खड़े उमाशंकर ने धीमे स्वर में कहा था। झिझक थी उनके स्वर में। समझती है अनुभा, वक्त लगेगा दूरियां ख़त्म होने में। एक एक कदम की दूरी ही बेशक तय होने पर शुरुआत हो गई है। वह इंतज़ार करेगी जब पापा उसे बहू नहीं बेटी समझेंगे। नेहा भी तो कब से उस दिन का इंतज़ार कर रही है। वो जानबूझकर आती नहीं है, मिलने भी की, कहीं पापा उसे देखकर अनुभव के प्रति कठोर न हो जाएं। बहुत ग्लानि होती है कई बार भाभी, मेरी वजह से आपको इतना सब झेलना पड़ रहा है। कल जब अनुभव से बात हुई थी तो नेहा ने कहा था, गिल्टी फीलिंग से बाहर निकलो नेहा, सब ठीक हो जाएगा, आ जाओ थोड़े दिनों के लिए, तरुण भी मिस कर रहे हैं तुम्हें। अनुभव ने सोचा कल ही नेहा को फ़ोन करके कहेगी कि उसे आ जाना चाहिए मिलने के लिए। बेटी है वो इस घर की। अनुभव को अधिकार दिलाने के चक्कर में अपना हक और अपने हिस्से के प्यार को क्यों छोड़ रही है वो तो कितना तड़प रही है सबसे मिलने के लिए। फ़ोन पर चाहे जितनी ही बात कर लो, पर आमने सामने बैठकर बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है। सारी भावनाएं चेहरे पर दिखती हैं तब। अरे पापा, बिल्कुल बन जाएगा, मैं भी आज खिचड़ी ही खाऊंगा और साथ में सूप भी। वाह, मज़ा आ जाएगा। तरुण उनके साथ आकर खड़ा हो गया था। दोनों साथ साथ खड़े थे। अपनेपन की एक सौंधी खुशबू खिचड़ी के लिए बनाए तड़के के साथ उठी और अनुभव को लगा जैसे आज देहरी पार कर उसने सचमुच अपने घर में प्रवेश किया है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।